देखिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th में आपने ने डेल्टन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। डेल्टन्स लॉ ने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। बेसिकली इन्होंने एक मॉडल नहीं दिया था, एटम के बारे में इन्होंने बताया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने क्या देखा बाद में, और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एटम कैन बी डिवाइडेड into its subatomic particle, into its subatomic particle। अब यहाँ बात होती है कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, और एक आता है आपके पास न्यूट्रॉन, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, बेसिकली नो चार्ज होता है। न्यूट्रल या फिर नो चार्ज लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये नेगेटिव में होता है। और प्रोटॉन पे इतना ही होता है, पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एक न्यूट्रल एटम में इक्वल होता है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो ये दो चीज लिखा हूं मैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो एज अ होल न्यूक्लियॉन्स में क्या आ जाता है आपके पास? प्रोटॉन भी आ जाता है और न्यूट्रॉन भी आ जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट लोगों ने मॉडल देते गए, ठीक है, जैसे सबसे पहले थॉमसन मॉडल आता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था कि एक वाटरमेलन की तरह एटम होता है, ठीक है, पॉजिटिवली स्फेयर से, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके सीड्स की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो फिर बहुत सारे ड्रॉबैक्स आए, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल्स आया, रदरफोर्ड मॉडल के बाद उसके भी ड्रॉबैक आए, फिर बोर्स मॉडल आया जिसमें हम लोग अभी भी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। रितिशा, Yes. नोट डाउन करिए। हो गया? Yes, sir. रितिशा हो गया? स्लाइड Yes. चेंज कर। अब देखिए टॉपिक डालिए, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल टॉपिक डाल दिया मैंने। इसमें जो सबसे पहला कोई कंप्लीट प्रपोज किया था एटॉमिक मॉडल को, वो है आपके थॉमसन, ठीक है। कौन? थॉमसन्स एटॉमिक, थॉमसन्स मॉडल। तो इन्होंने क्या बोला था? सबसे पहले मैं ये डायग्राम देके समझा देता हूँ कि एक एटम जो होता है पॉजिटिवली स्फेयर्ड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चारों तरफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है थॉमसन्स मॉडल में? ये जो आपके पास ये है, ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन, और आपके पास ये क्या है, आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर प्रोटॉन, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स था ये लिखते जाते हैं। he proposed that he proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge in which the electrons are distributed more or less uniform। इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था और इसको बोला था इन्होंने प्लम पॉडिंग मॉडल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। फिर इसकी ड्रॉबैक की बात करेंगे और ये मॉडल खत्म हो जाएगा। आप लोगों का हो जाए तो बताइए। Yes, sir. रितिशा, यस। चलिए अब इसमें टॉपिक डालेंगे हम कि इसके ड्रॉबैक क्या थे। सबसे पहला ड्रॉबैक ये आता है, जैसे अगले साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने ये बोला था, आप लोगों को याद होगा कि जो मास है वो न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और बाकी स्पेस एम्प्टी होता है, लेकिन इसके हिसाब से, इस मॉडल के हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि जो मासेज हैं वो इवेनली स्प्रेड है। ठीक है, चारों तरफ इवन इवन है कि हर तरफ इक्वल इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सबसे पहला लिखेंगे ड्रॉबैक, वो लिख सकते हैं कि द मास ऑफ द एटम्स considered to be considered to be evenly spread evenly spread over that atom, over that atom। ठीक है, बी जो है आपका ये एक स्टैटिक मॉडल था, मतलब रुका हुआ, तो इससे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता नहीं चला। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज स्टैटिक मॉडल। ठीक है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट, और इट डजंट से it does not reflect the movement of it doesn't reflect the movement of electron। ठीक है, और सी जो आ जाएगा, it couldn't explain the stability of atom, it could not explain the stability of atom। तो ये तीन ड्रॉबैक था। पहला ड्रॉबैक ये कि मास जो है वो इवेनली स्प्रेड है थ्रू आउट द एटम, कंसिडर किया गया था। और दूसरा कि ये स्टैटिक मॉडल है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कुछ नहीं बताया गया था। और थर्ड कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, Yes, sir. रितिशा, यस सर। चलिए नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा मॉडल, रदर्स
रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल, जो कि इसके एक्सपेरिमेंट पे था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो यही लिख रहे हैं हम, रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था, प्रोजेक्ट किया था गोल्ड फॉयल पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, इन्होंने एक, ये मान लीजिए गोल्ड फॉयल है। ठीक है, जो कि 100 नैनोमीटर का है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, मतलब इसे फेंका था। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, गोल्ड का न्यूक्लियस। तो इन्होंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through the atom, most of the alpha particle passes through the atom and very less deviated with a small angle, very less alpha particle deviated with a small angle, इसमें लगा और इधर मूव कर गया। और बहुत सारों में एक ऐसा था, ठीक है, जो कि जैसे गया वैसे ही वापस आया, 180 डिग्री पे वापस आया। इससे इन्हें पता चला कि इसके सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, जिसको बाद में इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि एटम के ज्यादातर स्पेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। क्लियर है? ये Yes, लिखिए, sir. आपको ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो यही Yes. चीजें मैं लिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सीखा, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through gold foil, gold foil undeflected, gold foil या फिर undeflectedly, undeflected, एक मिनट रुक जाइए। अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो दूसरा आता है इनका कंक्लूजन, कि बहुत सारे स्मॉल फ्रैक्शंस, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, of alpha particles were deflected by small angles, were deflected by small angles। जो मैंने समझाया है वही लिखवा रहा हूँ। एंड द थर्ड कंक्लूजन ये आया कि वेरी फ्यू, मतलब यूं समझ लीजिए 1 in 20,000 के आसपास। ठीक है, बाउंस्ड बैक, बाउंस्ड बैक का मतलब रिट्रेस कर लिया पाथ, यानी 180 डिग्री पे वापस आ गया। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. रितिशा, Yes. स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए अपने पास क्या आता है, अपने पास जो होता है, इसके ड्रॉबैक की बात करें हम, तो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की जब बात करते हैं, तो इन्होंने भी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला था। ठीक है, तो द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और दूसरी बात कि इन्होंने एक चीज बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, उस पॉस्टुलेट में ये भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इन्होंने बोला था कंटिन्यूअसली मूव करता है। क्या करता है? कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो अगर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब लूज करेगा। जैसे हम ही लोग बहुत देर तक वॉक कर रहे हैं तो क्या होता है, थक जाते हैं, मतलब एनर्जी लूज होता है। तो इस वजह से जब
मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, एनर्जी लूज करता रहेगा, तो वो जाके कहाँ, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ द इलेक्ट्रॉन will lose energy continuously, then it will fall into the nucleus, will fall in nucleus into nucleus, और फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक था। ठीक है, इसे लिख लीजिए। Yes, sir. हो गया। अदिति आपका, अदिति, अरे एक Yes, sir. हो मिनट, गया। रितिशा, Yes. हाँ आप भी बोल दिया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, दो टाइप के मॉडल्स हैं, एटॉमिक मॉडल, एक थॉमसन और दूसरा क्या है आपका, रदरफोर्ड। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर की जब बात करें हम एंड मास नंबर, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट हम करते कैसे हैं। यहाँ पे जस्ट सपोज अपने पास एक एक्स एलिमेंट है, तो हम z यहाँ शो करते हैं और a यहाँ शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं, या फिर a को हम लेफ्ट हैंड साइड में भी शो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर शो करते हैं a को और z को नीचे। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है z से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर को a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने बहुत सारे बुक्स में ऐसा देखा होगा, सोडियम का ऐसा लिखा होगा 1123। देखा है कभी, पीरियोडिक टेबल में ही देखा होगा, अगर देखा होगा आपने सही से पीरियोडिक टेबल। Yes, sir. तो ये हो जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आ जाता है, एटॉमिक नंबर की जब बात करते हैं तो z क्या होता है, ये हमेशा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में होगा तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, नहीं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते रहता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो ये जो z होता है, बेसिकली z का मतलब क्या हुआ है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं मास नंबर की बात कर रहा हूं, तो मास नंबर जो होता है आपका मास नंबर, ठीक है, मास नंबर इज इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और मास नंबर इक्वल्स टू होता है आपका एटॉमिक नंबर, या तो ऐसे लिख लीजिए एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और मास नंबर a इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर, तो p प्लस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मास नंबर कैन बी e प्लस एन प्रोवाइडेड द एटम इज न्यूट्रल, प्रोवाइडेड द एटम इज न्यूट्रल। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। Yes. Yes. इसे लिख लीजिए। हो गया। Yes, sir. स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। रितिशा हो गया था आपका। Yes, sir.
अब देखिए, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ s-2, और यहाँ s का मतलब क्या होता है, s का मतलब क्या होता है, कौन सा एलिमेंट है? सल्फर। सल्फर है। इन सब में आप मुझे सबसे पहले तो 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। इन सब में मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। सर पहले वाले में 16 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स। रितिशा, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सल्फर। सल्फर में ये याद है आपको कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, तो प्रोटॉन तो 16 ही होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन 16 होना चाहिए, लेकिन -2 के वजह से, माइनस का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉन लिया है। अब जितना माइनस लिखा है, बस माइनस लिखा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, -2 लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, -3 लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो -2 लिखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे लिख लीजिए। हो गया। यस सर। रितिशा, अब आप बताइए, Yes, sir. फास्फोरस वाला आप बताइए, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? रितिशा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। So 15 है। 15 एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें, बताइए, अभी अनम्यूट करिए। अदिति, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन इसमें 18 होंगे। और प्रोटॉन? 15। यहाँ पे आपका Z इज इक्वल टू क्या होगा, एल्युमिनियम का? 13। इलेक्ट्रॉन? 13। एक मिनट, अब एक मिनट रितिशा। रितिशा, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए, Al+3। अगर समझ में नहीं आ रहा है बताइए, अगर आपको याद So नहीं है एटॉमिक electron नंबर। हाँ, नहीं इलेक्ट्रॉन। याद है सर। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन 30। 13 कैसे होगा, +3 है का क्या मतलब है? उसने दिया है। माइनस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिया है, और प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 3 दिया देगा है। तो कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। Yes. और प्रोटॉन कितना है? तो और उसके प्रोटॉन इक्वल ही होगा 10 ही होगा। 13 के बराबर। ये Z और P बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होता है। अदिति, समझ समझ में आया? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स in BR 3580।
हो गया सर। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, z कितना आया रितिशा, इसका z? हाँ सर 35। वेरी गुड। a कितना आया मास नंबर? एक सेकंड, ए 45। 80 80। 80। ये तो वही पूछ दिया ना, मास नंबर, ऊपर वाला मास यस नंबर सर, यस रिप्रेजेंट सर। करता है और जी नीचे वाला ये। अब बताइए प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन 35। इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन भी 35। हाँ, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन कितना होगा प्रीतिशा? न्यूट्रॉन बता सकती हैं या बताऊं मैं? सर 45। 45 कैसे किया आपने? ए, नंबर ऑफ। ए, हाँ, ए इज इक्वल टू होता है आपका n प्लस पी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस पी। ए कितना है आपका 80 है, माइनस ये p कितना है आपका 35 है, तो कितना आ जाएगा? अदिति आपका सही है? यस सर, एंड 45 था। 45 आ रहा है ना? यस सर। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीसीज। द नंबर ऑफ electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. Assign the proper symbol to the species. सर ये क्लोरीन होगा। क्लोरीन तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन। सल्फर है ना। सल्फर है। अच्छा सर। कैसे पता चला? प्रोटॉन्स देखा हमने, प्रोटॉन 16 है, तो इससे पता चला सल्फर है, सल्फर का 16 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मास नंबर कितना होता है कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा कि नहीं? यस। तो -2 आ जाएगा, हो गया प्रॉपर साइन। हो गया। हाँ यस सर। देखिए इसमें होता क्या है, माइनस आता क्यों है जब गेन करता है तो? जैसे जस्ट सपोज सोडियम है, ठीक है, सोडियम अभी न्यूट्रल है तो 2,8,1, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11 है, 11 है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये किस में चला जाएगा अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना हो गया 10 हो गया, और प्रोटॉन जो हुआ वो 11 हो गया, तो 10 को 10 से कैंसिल कर देंगे तो +1 बचेगा कि नहीं?
10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 11 प्रोटॉन हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक प्रोटॉन बचा रह जाएगा, तो एक पॉजिटिव आएगा कि नहीं? Yes. यस देखिए, सर। तो वैसे ही मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन 12 है, और यहाँ पे प्रोटॉन भी कितना है, 12 है, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, और प्रोटॉन कितना हुआ, 12 हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्रोटॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल, तो कितना बचेगा, +2 बचेगा, बचेगा कि नहीं? अब सल्फर में देख लीजिए, सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 है, प्रोटॉन कितना है, 16 है। ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, जस्ट सपोज ये सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन 16, तो 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो -2 लगा देते हैं। समझ में आया? Yes. यस चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। तो अपने पास अब आ जाता है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो इन सब पे डेफिनेशन सही से देखेंगे। हमें तो पता है कि आइसोटॉप्स क्या होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होता है बताइए जरा। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, अरे ये सेम नंबर ऑफ क्या, सेम एटॉमिक नंबर, इसको सही से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, पूरा सेंटेंस में हम लिख देंगे, दे आर एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट which have same number of, same atomic number but different mass number। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर को हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। एज फॉर एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे C12 होता है, C13 होता है, C14 होता है, इन सब का एटॉमिक नंबर 666। ठीक है, हाइड्रोजन का देखा होगा आपने, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 111। या फिर हाइड्रोजन को ऐसे भी लिखा जाता है, इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोटियम कहते हैं। ये ड्यूट्रियम होता है, जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। और ये जो होता है आपका ट्रीटियम होता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है, ट्रीटियम। और ये क्या होता है आपका, रेडियो एक्टिव होता है। लिख लिया आप लोगों ने? यस Yes, sir. चलिए इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पे बात हो गया अपने पास आइसोटॉप्स की, अब बात करेंगे हम आइसोबार की। आइसोबार का डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, वही सेम, उसमें उल्टा हो जाता है, सेम मास नंबर इसमें होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो आइसोबार्स को हम लिख देंगे, दे आर द एटम्स, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। वो सेम एलिमेंट का होता है, ये क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same mass number but different atomic number, but different atomic number, but different atomic number। अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, एग्जांपल क्या क्या ले सकते हैं, कि पोटेशियम ले लिया और कैल्शियम, या आर्गन ले लिया और कैल्शियम ले लिया। आर्गन का एटॉमिक नंबर 20, इसका 18, इसका मास नंबर 40, और इसका भी मास नंबर 40 होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आ जाता है आपके आइसोबार में। इसके बाद अपने पास आता है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स,
आइसोडाइफॉस में देखिए क्या होता है, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेटेड होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same difference, which have same difference of the number of neutrons and of the number of neutrons and protons remain same, protons remain, एक मिनट सेम, क्या लिखा हूँ मैं, सेम डिफरेंस ऑफ number of neutrons and protons, neutrons and protons, ठीक है। मतलब यही कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same difference of proton and neutron, having same difference of proton and neutrons। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes. Yes. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, बोरोन होता है आपका, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 11 मास नंबर, और कार्बन का C13 वाला एलिमेंट ले रहे हैं हम, आइसोटॉप जो उसका था। तो अब यहाँ पे चेक करिए जरा, आप अगर चेक करिएगा नंबर ऑफ क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखिए, सेम डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ चेक करिए जरा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितना होगा, 5 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6 होगा कि नहीं, बताइए। यहाँ पे Yes. प्रोटॉन जो होगा 6 होगा, और न्यूट्रॉन जो होगा 13 माइनस, सॉरी हाँ 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं। न्यूट्रॉन इतना आया और प्रोटॉन इतना, न्यूट्रॉन इसमें इतना आया, इसमें इतना आया कि नहीं, ये चीजें क्लियर है कि नहीं, न्यूट्रॉन कैसे निकाला रितिशा। Yes. तो बस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ n माइनस पी करिएगा तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, और यहाँ n माइनस पी करेंगे तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, आया कि नहीं, बताइए। Yes. अगर दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो नाइट्रोजन ले लेते हैं 7, और इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 15, इसका भी आइसोटॉप्स वाला लेते हैं, ठीक है, आइसोटॉप वाला, और यहाँ F, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, फ्लोरीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोटॉन निकालेंगे, प्रोटॉन 7 आएगा, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 15 माइनस 7 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन निकालेंगे 9 आएगा, और यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालेंगे 19 माइनस 9 10 आ जाएगा। अब यहाँ n माइनस पी करेंगे तो दिख रहा है 8 माइनस 7 1, यहाँ n माइनस पी करेंगे दिख रहा है 10 माइनस 9 1, आ जाएगा कि नहीं। तो आइसोडाइफर ये होता है हैविंग सेम डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है यही सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में हम इसको कहते हैं आइसोटोन्स भी कहते हैं, या फिर आइसो न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी कहते हैं, या फिर आइसोटोनिक भी कहते हैं। या फिर आइसोटोनिक भी कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं दे आर द एटम्स of different element which have the same number of neutrons, which have the same number of neutrons। as for example ले सकते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन का ले लीजिए 1 3 ट्रिटियम वाला, और हीलियम का ले लेंगे 2 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर निकालते हैं हम लोग तो दिख रही है 3 माइनस 1 2 आ जाएगा,
यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं तो 4 - 2 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। पोटेशियम का ले लेंगे हम लोग, पोटेशियम का 19 होता है, 39 इधर होता है। कैल्शियम का ले लेंगे, 20 होता है और इधर 40 होता है। तो न्यूट्रॉन यहाँ निकालेंगे, 39 - 19 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ कैल्शियम का न्यूट्रॉन निकालेंगे, 40 - 20 तो कितना आ जाएगा, 20। आ गया कि नहीं? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. स्लाइड चेंज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में अपने पास आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स दोनों ही बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे आर द मॉलिक्यूल्स they are the molecules which have the same number of atoms and electrons, same number of atoms and electrons। as for example हम ले सकते हैं CO2 and N2। अब देखिए बहुत आसान है, यहाँ इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करेंगे CO2 में, तो यहाँ देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हमें किसी बात का टेंशन नहीं है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन में भी चार्ज नहीं दिख रहा, किसी में भी चार्ज नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 8 2 16। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, 22 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 × 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एटम्स है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी फाइंड आउट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, तो आपका इलेक्ट्रॉन भी 7 और 2 है, तो 7 2 14 प्लस 8, क्योंकि 8 इसका होता है, तो ये कितना होता है, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स दिख रहा होगा आप लोगों का, 2 नाइट्रोजन का 1 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं, 3 एटम्स। यस सर। समझ आ गया? चलिए जरा, रितिशा हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब अपने पास लास्ट एक आ जाता है। ठीक है, उसका क्या होता है देख लेते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि दे आर द एटम्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। दे आर द एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस which have same number, और इस पे बहुत बार सवाल आ चुका है आपके नीट में, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जेई में, नीट में इसमें बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए Cl- है और आर्गन है। क्लोरीन का पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। माइनस है तो एक और इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आर्गन है, कोई चार्ज नहीं है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी दे सकता है, BF3 है आपके पास, BF3 और NH3 है। ठीक है, BF3 और NH3 है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बोरोन का 5 होता है, नाइट्रो और फ्लोरीन कोई चार्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चार्ज होता पॉजिटिव जितना होता उतना इलेक्ट्रॉन में से लास्ट में माइनस कर देते, अगर निगेटिव होता उतना ही ऐड कर देते। तो देखिए फ्लोरीन का 9 होता है, 3 फ्लोरीन है तो 27 हो जाएगा। तो 5 + 27 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए जरा इसमें। एक मिनट, ये NH3 से तो नहीं होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये BF3 जो होगा वो SO2 से हो सकता है। तो देखिए 5 + 27 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहाँ पे सल्फर का अकेले का 16 होगा, ऑक्सीजन का 1 का 8 तो 2 का 16, तो ये कितना हो जाएगा, 32। यानी ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एक और करवा देता हूँ मैं यहाँ पे, एक H2O ले लीजिए और NH3 ले लीजिए। ठीक है,
H2O का देखिए, दो हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन में देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन 7, और 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे से क्या शो करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हो गया। Yes. हो गया। Yes. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे अपने सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम EMW भी लिख देते हैं, EM वेव्स या EMW, ठीक है। और रेडियंट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडियंट एनर्जी में देखिए ये क्या कहता है कि इस थ्योरी के बेस पे हमें ये पता चलता है कि जो आपके एनर्जी होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव, और वेव का जो स्पीड होता है बेसिकली वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, the energy is transmitted, the energy is transmitted from one body to another body in the form of waves, from one body to another body and the form of waves, and these waves travel, ठीक है, with the speed of light, travel in space with the speed of light, जिसका वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ और इन वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज वगैरह भी आ जाता है, विजिबल भी आ जाता है, विजिबल रेज, जितने भी हैं ये इंफ्रारेड हो जाएगा, अल्ट्रा यूवी रेज, ठीक है, आपके अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और इनके बारे में, वेव के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए वगैरह वगैरह। Yes, sir. हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूँ, रितिशा, रितिशा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अब अपने पास क्या आता है कि वेव की बात हुई तो हम सबसे पहले वेव बनाएंगे, ठीक है। वेव बनाते हैं हम, वाइब्रेटिंग सोर्स, और इधर है डायरेक्शन ऑफ
प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अब देखिए इसमें कैसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कहते हैं क्रेस्ट, ऊपर वाले को क्या कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले को क्या कहते हैं हम ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं ट्रफ। एक और वेव बना देते हैं ऐसे, ये कंप्लीट यहाँ तक बनाई होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्रेस्ट और इसको कह देते हैं हम ट्रफ। तो जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्डा कहते हैं। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ये भी वेवलेंथ हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा, विच मीन्स वेवलेंथ। और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कह देंगे, एम्पलीट्यूड। इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में है, ठीक है। क्लियर है। सर वो सोर्स के ऊपर क्या लिखा है? क्रेस्ट, नहीं, वो कौन सा सोर्स, सोर्स? वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग, ओके। वाइब्रेटिंग सोर्स। वाइब्रेटिंग सोर्स। यस सर। रितिशा, Yes, sir. अब देखिए इन सब टर्म को हम डिफाइन करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपके पास वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। इसको हम क्या लिखते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा बोलते हैं उसे, ये लैम्बडा होता है। तो ये बेसिकली मैंने क्या बोला, दो कंसेक्यूटिव डिफाइन के बीच के डिस्टेंस को, क्रेस्ट और ट्रफ को हम क्या कहते हैं, या तो क्रेस्ट या फिर ट्रफ वेवलेंथ कहते हैं। तो हम यह लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट होगा वो हो जाएगा मीटर आपका हो जाएगा। लेकिन इसको हम एंगस्ट्रम में भी एक्सप्रेस करते हैं जब छोटे छोटे वेवलेंथ आ जाते हैं, जिसके 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं, 10⁻⁻12 मीटर होता है। इन सबको ध्यान में रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम ये आप लोगों को पूछता है, ठीक है। मतलब उसको नैनोमीटर में दिया रहेगा, पिकोमीटर में दिया रहेगा, तो इसको चेंज करने आना चाहिए मीटर में। ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर तो पता ही है आप लोगों को, 10⁻⁻2 मीटर। या फिर एक और पता है आप लोगों को, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो अगर आपको 200 एंगस्ट्रम बोल रहा है तो 200 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस। रितिशा, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन जो आता है वो आ जाता है आपका वेव नंबर। ये सारे टर्म आज मतलब इस चैप्टर में यूज होगा। वेव नंबर को नू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, नू बार, ठीक है। ये ऊपर लिखा है, जो ऊपर ऐसे आ जाता है इसको बार कहते हैं, और ये नू, न्यू, नियो कहते हैं या नू कहते हैं, ठीक है। नू बार, ये इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको लिख देता हूँ मैं नू बार से।
बोलते हैं हम इसको, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको जब डिफाइन करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे क्या आता है आपका कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, या फिर यूं कह लीजिए दैट इज द नंबर ऑफ waves present in, लिखिए साथ साथ में, waves present in unit length, यूनिट लेंथ में जितना नंबर ऑफ वेव बनता है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ, वेव नंबर। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो यहीं से लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, तो नू बार इज इक्वल टू 1/λ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नू बार इज इक्वल टू 1/λ। और इसको मेजर किसी में भी किया जा सकता है, बट ऐसा यूनिट जो हम है मीटर इनवर्स या फिर पर मीटर पढ़ लेंगे इससे। ठीक है, बाकी ये पर सेंटीमीटर भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद अपने पास आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहां न्यू बार लगा दिया हमने तो हमारे पास आ जाएगा वेव नंबर, और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, द नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव्स which pass through a point in 1 second। एक सेकंड में जितना वेव किसी एक पॉइंट से पास हो, जस्ट सपोज समझाने के लिए ये एक वेव बनाया हूं मैं, तो इस पॉइंट को पकड़ लीजिए आप। अब एक सेकंड में यहाँ से जितना वेव पास होगा उतना ही उसका फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, या फिर एक सेकंड में जितना वेव कंप्लीट करे, ठीक है, उसे फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट की बात कर ले तो सबसे पहले कि जो यूनिट होता है, जो मेजरमेंट होता है, एसआई यूनिट, एक मिनट, एसआई यूनिट जो होता है इसका पर सेकंड लिख सकते हैं, पर सेकंड और पर सेकंड ऐसे। इसके और भी यूनिट्स होते हैं जैसे हर्ट्ज, ठीक है, या फिर साइकिल पर सेकंड भी कहा जाता है, साइकिल पर सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे लिख लीजिएगा आप। यस सर, हो गया। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। Yes. इसके बाद अपने पास आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, जितना टाइम लगे एक वेव को कंप्लीट करने में। ठीक है, या फिर जितना टाइम लगे एक वेव को एक पॉइंट क्रॉस करने में, जैसे हम लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय अ वेव पास थ्रू, time taken by a wave to pass through a point, pass through a point is called time period। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है जिसको हम लिखते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, 1/फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसे लिख देंगे t इज इक्वल टू 1/ν। इससे लिख लीजिएगा। यस सर। इसके बाद अपने पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम यहाँ पे c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चूंकि स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ये ट्रैवल करता है, मतलब इसका स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो c से यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, ये इतना बड़ा डेफिनेशन क्या लिखें, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज
distance traveled, distance covered या distance traveled by a wave in 1 second. तो आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, it is defined as distance covered by a wave in 1 second. तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाई टी। अब लैम्डा का मतलब वेवलेंथ पता है और कैपिटल टी का मतलब क्या पता है, टाइम पीरियड। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे t इज इक्वल टू 1/न्यू है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t होगा। तो ये 1/t के जगह, ये जो नीचे t है इसके जगह 1/t है, तो न्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। Yes. यस सर। इजीली लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब जो होता है आपका c, ठीक है, c जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू तो पता ही है आपका, क्या होता है c इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ ठीक है, इसे लिख लीजिए। यहाँ से लैम्डा का भी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू या लैम्डा का, न्यू का ही वैल्यू निकाल लीजिए, c/लैम्डा। यहाँ से पता चलता है कि न्यू जो है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जितना इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ उतना डिक्रीज होगा। यस सर। ठीक है, Yes. स्लाइड चेंज करूँ। यस। अब देखिए अपने पास क्या आता है लास्ट आ जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की जब बात करते हैं हम लोग, तो एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में कैपिटल ए भी दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर इट इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ क्रस्ट, हाइट ऑफ क्रस्ट और ट्रफ, हाइट ऑफ क्रेस्ट या क्रस्ट लिख दिया हूँ, हाइट ऑफ क्रेस्ट और नीचे वाला डेप्थ लिखेंगे, और डेप्थ ऑफ ट्रफ। उसी को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये मीटर में ही होगा क्योंकि हाइट रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट लिखते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट, कि न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा, विच मीन्स 1/लैम्डा। 1/लैम्डा क्या होता है, सॉरी, न्यू बार के जगह एक और फॉर्मूला लिखा था मैं, कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/, तो हाँ ये भी हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू c इंटू न्यू बार। ठीक है, और चूंकि न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा, ये लिख लीजिए आप। हो गया। यस। Yes, sir. चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो फॉर्मूले आए हैं अपने पास। फॉर्मूले क्या है अपने पास, न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ठीक है, न्यू इज इक्वल टू, फिर बार आ गया, न्यू इज इक्वल टू 1/t वगैरह आया है, फिर ये सब है, ये सारी चीजें हैं। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट न्यू बार इन पर सेंटीमीटर and nu of yellow
radiation having a wavelength of 5800 angstrom. Having a wavelength of 5800 angstrom. हो जाएगा। इसमें कन्वर्जन में गलती नहीं करिएगा आप लोग। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 5800 इंटू 10⁻⁻ -10 मीटर होता है, लेकिन सेंटीमीटर में करने के लिए मैं किससे 2 जीरो माइनस कर दूंगा तो -8 सर सेंटीमीटर। इसका 5.172 इंटू 10⁻14 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आ रहा है, हाँ ठीक है। देखिए कैलकुलेट न्यू बार है, रेतिशा इधर देखिए, वेवलेंथ दे रखा है तो न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है 1/λ, सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये मैंने बता ही दिया। तो सेंटीमीटर में 1/5800 इंटू 10⁻⁻8 कर दीजिए, ये पर सेंटीमीटर आ रहा है आंसर। ये 2 जीरो से और 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 1/58 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/58 को डिवाइड कर देंगे, 158 को डिवाइड कर देंगे 1 को डिवाइड कर देंगे, न्यू इज इक्वल टू एक फॉर्मूला लिखवाया था C/λ या फिर C इंटू न्यू बार। C का वैल्यू भी ये जब सेंटीमीटर में निकाली है तो इसको भी किसमें निकाली है, सेंटीमीटर में। तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन सेंटीमीटर में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10⁻2 से, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और न्यू बार का जो वैल्यू आया है यहाँ पे 1/58 इंटू 10⁻⁻6 ये पर सेकेंड आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। रितिशा यस सर। Yes. लिख लिया आपने, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम extends from
violet 400 nanometer to red 750 nanometer. Express these wavelengths. In frequencies. सर वॉयलेट की 7.50 into 10⁻14 आ रहा है। देखिए यहाँ दे क्या रखा है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल, ये वॉयलेट दे रखा है लैम्डा, लैम्डा वी इज इक्वल टू 400 अब नैनोमीटर दे रखा है। ठीक है, यस हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकाल ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है। बाय सी लैम्डा का यस वैल्यू पता ही है, 3 3 इंटू टेन into रेस टू 10 द raised पावर to 8, the 8 और लैम्डा कितना है 400 400 into नैनोमीटर 10 के raised लिए to 10 power रेस टू द पावर minus माइनस 9 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस तो 3 इंटू टेन रेस टू द पावर 8 अपॉन में ये हो जाएगा 4 इंटू टेन रेस टू द पावर -7, ये भी ऊपर जाके 10 रेस टू द पावर 15 हो जाएगा, और 3/4 को डिवाइड कर लेंगे तो 0.7, तो मैंने 7.5 हाँ 0.725 इंटू 10 रेस टू द पावर 15 आएगा। यस सर मतलब इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक यस 7, सर 1 मिनट रुक जाइए जरा, ये कैलकुलेशन गलत है। 3/4 करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डाल के एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 4 7 जो 28 और 5, तो इसको लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14, 14 यस सर ये हर्ट्ज में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले का निकाल लीजिए, वॉयलेट रेड कलर का है, इसका तो यहाँ पे डायरेक्ट सी बाई लैम्डा 4.41 आ रहा है इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। वेरी गुड रितिशा, आपका ये 350 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, और यहाँ बचेगा 35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, तो ये ऊपर जाके 10 रेज़ टू द पावर 16 होगा, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप 3/35 को, तो ये भी हर्ट्ज में इजीली आ जाएगा कि नहीं। यस सर सर चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। रितिशा लिख लिया आपने, यस सर यस चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या करना है, वेव नंबर, एंड बी क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन having wavelength 5800 angstrom।
रितिशा आप आंसर दीजिएगा इसका पहले। Sir, 0.05 into 10 to the power 16. 0.05 इंटू 10⁻16 क्या लाया आपने? मैंने C बार वेवलेंथ। देखो जरा, यहाँ पे वेव नंबर सबसे पहले निकालना है, तो लैम्डा वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो ये तो पहले भी कैलकुलेट किए हुए हैं हम लोग, लेकिन सेंटीमीटर में 10⁻⁻10, यानी ये आ जाएगा 1/58 इंटू 10⁻⁻8। और 1/58 को डिवाइड कर दीजिएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, पर मीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C/λ होता है। C के जगह क्या लिखेंगे? 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे? 5800 इंटू 10⁻⁻10। तो 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में 58 इंटू 10⁻⁻8। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3/58 इंटू 10⁻16 हो जाएगा कि नहीं? हर्ट्ज या फिर पर सेकेंड, बताइए Yes. अदिति। यस सर, हो गई। तो आज के लेक्चर में कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो? नो सर। अभी नेक्स्ट क्लास में हमारे पास अच्छे टॉपिक्स आएंगे, लाइक प्लैंक क्वांटम थ्योरी आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, तो उसको प्लीज़ पढ़ के आइएगा, क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। ठीक है, और ये चीज़ें जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है। ठीक है, यस सर। ओके। और उसके बाद अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होते ही अपने पास स्पेक्ट्रम वगैरह आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोर्स मॉडल। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। किसी को कुछ थैंक यू पूछना है तो सर। पूछ लीजिए। नो सर। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। आपको रितिशा? नहीं सर। ओके ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।